गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहाँ की धूप मिट्टी और सीमित खुशियों की मेहंदी जैसी महक बसती थी। साध संगत, इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। साध संगत, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत घास फूस की। इस झोपड़ी में साध संगत जी, दिलीप नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी कविता और बेटे मोनू के साथ मिलकर अपना गुजारा चलाता था। साध संगत जी, दिलीप एक मामूली किसान था। उसके पास अपनी मात्र 2 बीघा जमीन थी। साध संगत, जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पेट भरता था। उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। साध संगत, गरीबी की वजह से वो अपने बेटे मोनू को स्कूल नहीं भेज पाया और मोनू की उम्र लगभग 16 साल थी। साध संगत, जिस वर्ष में बच्चे किताबें और खेलकूद में खोए रहते थे। साध संगत जी, उस उम्र में मोनू अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। साध संगत, वो अपने परिवार की मंदी हालत को अच्छे से समझता था और कभी भी काम करने से मना नहीं करता था। साध संगत, दिलीप के पास 2 बैल थे जो उनके लिए संपत्ति से कम नहीं थे। साध संगत, यही 2 बैल उनकी जीविका का आधार थे। साध संगत जी, दिलीप इन्हीं बैलों की मदद से अपने खेतों को जोतता था और कभी कभार दूसरे लोगों के खेत जोतकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमा लेता था ताकि घर का खर्चा चल सके। साध संगत, उसकी पत्नी कविता सिर्फ घर का कामकाज करती, बहनों के लिए घास काट कर लाती और परिवार की देखभाल में ही अपना समय बिता देती। साध संगत, मोनू अक्सर रात को अपनी चारपाई पर लेटा सोचता रहता। उसका मन बेचैन हो उठता। आखिर हमारी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? भगवान ने हमें ही इतना गरीब क्यों बनाया? साध संगत, इस गांव में बाकी सब लोग अच्छे से रहते हैं। मेरी उम्र के बच्चे खेलते कूदते हैं और मैं तो पूरे दिन मेहनत करके भी अपने माँ बाप की एक मुस्कुराहट नहीं खरीद पाता। साध संगत जी, यही विचार उसके दिमाग में चलते रहते, लेकिन वो कभी अपने माता पिता के सामने इन बातों को जाहिर नहीं होने देता। साध संगत जी, उनकी दिनचर्या एक जैसी ही थी। सुबह होते ही दिलीप और मोनू दोनों पिता साध संगत जी अपने बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ते। पूरा दिन खेतों में बैल चराते, धूप में पसीना बहाते। दोपहर का खाना वहीं खेत के किनारे एक पेड़ की छाया में बैठकर खा लेते। साध संगत जी, जो कविता बांध कर दे देती, वो शाम को थक हारे घर लौटते। साध संगत, इसी तरह उनका जीवन एक पहिए की तरह चल रहा था, जहाँ ना कोई बड़ी खुशी थी ना कोई बड़ी उम्मीद। वो सिर्फ जी रहे थे, बस जी रहे थे। साध संगत, लेकिन एक दिन उनकी इस साधारण सी जिंदगी में एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी। साध संगत, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शाम की बात है, दिलीप और मोनू खेत से थाके मंदे लौटे। साध संगत, झोपड़ी के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि कविता चारपाई पर पड़ी हुई है और उनका चेहरा लाल हो रहा है। साध संगत जी, दिलीप तुरंत उनके पास गया और हाथ रखकर देखा तो पता चला कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। उनकी आंखें बंद थी और सांसें तेज चल रही थी। साध संगत, दिलीप घबरा गया। साध संगत जी, मोनू जल्दी से गांव वाले डॉक्टर काको को बुला ला। मोनू बिना एक पल गवाए डॉक्टर के घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में डॉक्टर अपनी पुरानी बैग लिए झोपड़ी में आ गया। साध संगत, उन्होंने कविता की नब्ज देखी, माथा टटोला और आंखें चेक की। साध संगत, मोनू पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। साध संगत, डॉक्टर ने दिलीप की तरफ मुड़कर कहा, दिलीप, ये तो डेंगू जैसा लग रहा है, इलाज लंबा चलेगा। साध संगत जी, दिलीप ने विनती भरी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब,
आप इलाज शुरू कर दीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने गंभीर होते हुए जवाब दिया, इलाज तो मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। सत्संग जी, दिलीप टेस्ट करने होंगे, दवाइयाँ महंगी हैं। दिलीप ने फिर वही बात दोहराई, आप पैसे की फिक्र ना करें, बस इनका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने उस दिन कविता को एक इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ देकर चले गए। बाहर निकलते वक्त उन्होंने दिलीप से कहा, कल सुबह मैं इनका ब्लड टेस्ट करने आऊँगा, सैंपल लेकर शहर भेजूँगा। तुम कल शाम तक पैसे का इंतजाम करके रखना। दिलीप ने आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इंतजाम कर लूँगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आंखों से ओझल हुआ, दिलीप का चेहरा शांत हो गया। वो जानता था कि उसके पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं है। वो पूरी रात अपनी झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पे बैठा आसमान की तरफ देखता रहा। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। पैसे कहाँ से आएंगे? किससे उधार मांगूं? गांव के लोग तो जानते हैं कि मैं गरीब हूँ, कोई पैसे नहीं देगा। अंदर झोपड़ी में मोनू अपनी माँ के सिराहने बैठा था। उनके माथे पर पानी की पट्टी रख रहा था। वह भी सोच रहा था, काश मैं बड़ा होता, ज़्यादा कमा पाता तो आज माँ को ये दिन न देखना पड़ता। अगली सुबह दिलीप पैसे का इंतजाम करके निकला। सत्संगत, वो गांव के कुछ संपन्न लोगों के घर गया, उधार मांगा। किसी ने अपनी गरीबी का बहाना बनाया तो किसी ने सीधे मना कर दिया। सत्संगत, हर एक का दरवाजा उनकी मजबूरी पर बंद हो गई। सत्संगत, हार ना उसके दिल पर एक चोट की तरह लग रही थी। निराशा और टूटा हुआ वो लौट रहा था कि रास्ते में उसकी नज़र अपने खेत की तरफ पड़ी, जहां उसके दोनों बैल घास चर रहे थे। एक विचार आया उसके दिमाग में कौंधा, बैल वही तो एकमात्र संपत्ति थी उसके पास। लेकिन फिर अगले ही पल एक डर ने उसे जकड़ लिया। सत्संगत, बैल बेच दिए तो खेती कैसे होगी? आगे का गुजारा कैसे चलेगा? सत्संगत, वो दुविधा में पड़ गया। एक तरफ पत्नी की जान थी, दूसरी तरफ आजीविका का सवाल। आखिरकार पत्नी के प्रेम और उनकी जिंदगी ने जीत पाई। एक मजदूर किसान के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। सत्संगत, उसके मन ही मन फैसला कर लिया और सीधा बैलों को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। शाम को जब डॉक्टर टेस्ट करने आए तो दिलीप ने उन्हें पैसा थमा दिए। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सत्संगत, एक दर्द भरी राहत। उसने कहा, डॉक्टर साहब लीजिए पैसे, बस अब आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने पैसे लिए और आश्वासन दिया। सत्संगत, दिलीप तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगी, बस इनकी सेवा में कोई कसर न छोड़ना। डॉक्टर के जाने के बाद कविता ने कमजोर स्वर में पूछा, दिलीप ये पैसे कहाँ से आए? हमारे बैल कहाँ हैं? सत्संगत, दिलीप ने सिर झुकाकर जवाब दिए, पैसे नहीं थे कबूता, मजबूरी में बैल ही तो बेचने पड़े। ये सत्संगत जी आंखों से आंसू बह निकले। वो बिलख पड़ी, अब हम खेती कैसे करेंगे? कमाई का एकमात्र सहारा ही चला गया, अब तो हमारा गुजारा भी मुश्किल हो जाएगा। दिलीप ने उन्हें संतावना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो कविता, मैं खूब मेहनत करूँगा और दोबारा बैल खरीद लूँगा। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन ये बात दोनों जानते थे कि बैलों को वापस खरीद पाना अब आसान नहीं होगा। उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ टूट चुका था। सत्संगत, बैलों के जाने के बाद दिलीप के घर में एक सन्नाटा परस गया। सत्संगत, झोपड़ी के पीछे बनी छोटी सी बैल खाल अब खाली हो चुकी थी और उसके खालीपन दिलीप परिवार के दिलों में भी उतर आई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें निकली तो वो रोज की तरह खेतों में नहीं गए। सत्संगत,
सासंगत जी, दिलीप और मोनू दोनों झोपड़ी के सामने खड़े थे, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रहे हो। दिलीप ने एक लंबी सांस लेकर कहा, बेटा मोनू, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी होगी। मोनू ने हाँ भी भरते हुए कहा, जो आप कहें पिताजी। उनकी सासंगत पहली मजदूरी उस किसान के खेत में लगी। सासंगत जिसके खेत वो पहले जोता करते थे। किसान ने हैरानी से पूछा, अरे दिलीप, आज बैल कहाँ है? दिलीप ने अपनी मजबूरी छुपाते हुए कहा, मजबूरी में बेचने पड़े साहब, लेकिन आप चिंता न करें, मैं आपका खेत जोत दूंगा। किसान ने शक भरी नजरों से देखा, बिना बैलों के कैसे जोतोगे? दिलीप ने एक योजना सुनाई, मैं हल अपने कंधे से बांध लूंगा और मेरा बेटा पीछे से धक्का देगा। इस तरह हम अपना खेत जोत देंगे। किसी ने थोड़ी देर सोचा और मान गया, ठीक है, देखते हैं, लेकिन शाम तक खेत जोतकर तैयार करना है। ये तरीका बहुत ही मुश्किल था सासंगत। दिलीप ने लकड़ी के हल को अपने कंधे पर रखा और एक रस्सी से बांध लिया। सासंगत जी, मोनू पीछे से हल को पकड़कर जोर लगाने लगा। पहली बार में तो हल जमीन में ठीक से घुसा ही नहीं। दूसरी कोशिश में हल जमीन में तो घुसा, लेकिन दिलीप के कंधे पर इतना दबाव पड़ा कि वो लड़खड़ा गया। सासंगत, मोनू ने चिंतित होकर पूछा, पिताजी आप ठीक तो हैं? सासंगत जी, दिलीप ने दर्द को छुपाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, चलो फिर से कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उन्हें इस नए तरीके की आदत होने लगी। दिलीप आगे चलते अपने कंधे पर हल का भार उठाते और मोनू पीछे से हल को सही दिशा में ढकेलता। सासंगत, लेकिन यह काम बैलों की तुलना में कई गुना ज्यादा कठिन था। धूप तेज थी और काम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोपहर तक दिलीप का कंधा लाल हो चुका था और सूजन आने लगी थी। सासंगत, मोनू ने देखा कि उसके पिता का चेहरा दर्द से तमतमा रहा है। पिताजी थोड़ा आराम कर लेते हैं, मोनू ने सुझाव दिया। नहीं बेटा, शाम तक खेत जोतना जरूरी है, दिलीप ने दृढ़ता से कहा। शाम होने तक वो खेत का एक छोटा सा हिस्सा ही जोत पाए थे। जब किसान लौट कर आया तो वो नाराज हो गया। सासंगत जी, इतने दिन में तो बैल पूरा खेत जोत देते थे, ये क्या हाल है? दिलीप ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ करना साहब, ये पहला दिन है, कल से हम और तेजी से काम करेंगे। किसान ने अनमने भाव से कुछ पैसे थमाए और बोला, कल पूरा खेत जोत कर देना होगा, नहीं तो दूसरी मजदूर रख लूंगा। थके हारे और टूटे हुए दोनों घर लौटे। सासंगत, कविता ने जब उनकी हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों के लिए खाना बनाया, लेकिन सासंगत जी, दिलीप इतना थक चुका था कि वो ठीक से खा भी नहीं पाया। सासंगत, अगले कुछ दिन इसी तरह गुजरे। दिलीप और मोनू सुबह जल्दी निकलते और देर शाम तक काम करते। सासंगत, लेकिन बिना बैलों के काम की गति बहुत धीमी थी और कमाई भी बहुत कम हो रही थी। एक दिन दोपहर की बात है, एक बड़े खेत को जोत रहे थे। एक हल जड़ से अटक गया और दिलीप के कंधे पर जोरदार झटका लगा। वो जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। मोनू तुरंत उनके पास दौड़ा। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? मोनू ने घबराकर पूछा। दिलीप का चेहरा पीला पड़ गया था और वो दर्द से करा रहे थे। सासंगत, मेरी कंधा, लगता है कंधे में मोच आ गई है। मोनू ने उन्हें उठाकर पास के एक पेड़ की छाया में बैठाया।
साथ संगत जी, दिलीप का कंधा तेजी से सूज रहा था। मोनू ने अपने गमछे को पीछे में भिगोकर उनके कंधे पर रख दिया। साथ संगत जी, पिताजी आप यहीं आराम कीजिए, मैं खेत जोतता हूँ, मोनू ने कहा। दिलीप ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम अकेले कैसे जोत पाओगे बेटा? मैं कोशिश करता हूँ पिताजी, मोनू ने जवाब दिया। मोनू ने हल को उठाया और अपने कंधे पर रखने की सासंगत कोशिश की, लेकिन हल का वजन उसके लिए भी बहुत ज्यादा था। सासंगत, उसने कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। सासंगत, आखिरकार उसने हल को पीछे से धक्का देकर चलाने का फैसला किया। ये तरीका और भी मुश्किल था, लेकिन मोनू हार मानने वाला नहीं था। शाम तक वो खेत का एक छोटा सा हिस्सा ही जोत पाया और किसान आया तो सासंगत मोनू ने उसे सारी बात बताई। किसान ने सासंगत जी दिलीप की हालत देखी और दया खाकर कहा, कोई बात नहीं, कल से और मजदूर लगा लूंगा, तुम अपने बाप का इलाज करवाओ। मोनू ने सासंगत जी दिलीप का हाथ अपने कंधे पर डाला और धीरे धीरे उन्हें घर लेकर चला गया। सासंगत, रास्ते में दिलीप बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, माफ करना बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। घर पहुंचकर मोनू ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सासंगत दिलीप के कंधे की जांच की और गंभीर हो गए। ये तो बहुत बुरा है सासंगत दिलीप, डॉक्टर ने कहा, कंधे की हड्डी में चोट आई है। अब तुम कम से कम 2-3 महीने तक कोई भारी काम नहीं कर सकते। सासंगत जी, दिलीप की आंखों में निराशा छा गई। लेकिन डॉक्टर साहब, बिना काम किए हमारा गुजारा कैसे होगा? डॉक्टर ने कंधे पर पट्टी बांधी और कहा, पहले सेहत फिर काम। अगर अभी काम किया तो ये चोट अस्थायी हो सकती है। सासंगत जी, डॉक्टर के जाने के बाद झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। कविता चिंता से अपने पति के सिरहाने बैठी थी। मोनू झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मन में तूफान उठ रहा था। अब क्या होगा? सासंगत जी, पिताजी काम नहीं कर पाएंगे, माँ अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। सासंगत जी, अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं अकेला कैसे संभाल पाऊंगा? एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो हार मान ले, लेकिन फिर उसने अपने पिता का दर्द भरा चेहरा याद किया, अपनी माँ की चिंतित आंखें देखी और उसने ठान लिया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अकेला ही सही, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। पिताजी ने हमेशा कहा है, मेहनत से किस्मत बदलती है। अब मेरी मेहनत का वक्त आ गया है। वो अंदर गया और अपने पिता माता से कहा, पिताजी, माँ आप चिंता ना करें, अब से घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी है। मैं काम करूँगा और घर चलाऊँगा। सासंगत जी, दिलीप की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम अभी इतने छोटे हो, तुमसे ये सब नहीं हो पाएगा। मोनू ने दृढ़ता से कहा, हो जाएगा पिताजी, आपने ही तो सिखाया है कि मेहनत में सब कुछ संभव है। उस रात मोनू ने एक योजना बनाई। वो सुबह जल्दी उठकर मजदूरी करने जाएगा। दिन भर में जितने खेत जोत सकता है जोतेगा। शाम को लौटकर घर के कामों में माँ की मदद करेगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था। अगली सुबह मोनू ने अपने पिता को हल उठाया और काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। सत्संगत दिलीप ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, सावधानी से काम करना। मोनू ने पहले दिन सत्संगत 3 खेत जोतने का लक्ष्य बनाया।
पहला खेत जोतते समय उसे बहुत कठिनाई आई। हल बार बार जमीन में अटक रहा था और उसे चलाने में बहुत ताकत लग रही थी। सात संगत जी दोपहर तक वो मुश्किल से एक खेत जोत पाया। दूसरे खेत का मालिक एक बुजुर्ग किसान था। सात संगत उसने मोनू की मेहनत देखी तो दया खाकर बोला, बेटा तुम इतनी मेहनत मत करो, धीरे धीरे काम कर लेना। लेकिन मोनू नहीं रुका, वो लगातार काम करता रहा। शाम तक वो 2 खेत जोत पाया। सात संगत जब वो थका हारा घर लौटा तो कविता ने उसके हाथ पैर देखे तो हैरान रह गई। उसके हथेलियों में छाले पड़ गए थे और कंधे लाल हो चुके थे। बेटा तुम्हारे हाथ, कविता ने दुखी होकर कहा। मोनू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, ये तो ठीक हो जाएंगे। रात को जब वो चारपाई पर लेटा सासंगत तो उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगा। सात संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।